हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की एमसीक्यू। इसका प्रॉपर वीडियो हम लोग देख चुके हैं और चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपके समझ में भी आया होगा। अगर मान लो अभी आप नए हैं और ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे इसकी लिंक है, वो वीडियो आप देख लो। इस वाले वीडियो में उसका पूरी तरीके से रिवीजन होगा, प्लस आपके बोर्ड में चूंकि एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो मोस्ट लाइकली एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस होगी। दोनों चीज इसमें एक साथ होगी। एमसीक्यू का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हाउ वॉज राजा राम मोहन रॉय इन्फ्लुएंस्ड बाई इस्लाम। ठीक, आपके फोर ऑप्शंस है, एथिकल टीचिंग्स, मोनोथिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ उपनिषद्स, डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनलिज्म। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने उसमें पढ़ा है। देखो आप लोग, ये प्रीमियर वीडियो है, लाइव नहीं है, लेकिन हम ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हम आपको देख रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजें आपको हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर करो ABCD में। ठीक, और लास्ट में आप स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ इतना आपका स्कोर है। ठीक, हाईएस्ट स्कोरर को अगली वीडियो में जगह दी जाएगी। चलो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। राजा राम मोहन राय इस्लाम से कैसे इन्फ्लुएंस हुए। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जान रहे हैं कि उन्होंने सारे जो रिलीजन्स हैं उनकी स्टडी करी थी, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, जो है क्रिश्चियनिटी हो, सबका उन्होंने जो है स्टडी सबकी की थी और सारे रिलीजियस जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको उन्होंने पढ़ा था और सबसे वो कुछ ना कुछ हर मामले में इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक, तो इस्लाम से कैसे हुए थे। एथिकल टीचिंग का मतलब है किस तरीके से, एथिकल और मॉरल लगभग सेम चीज है। ठीक है, तो मॉरल टीचिंग आप समझते हो, तो वही चीज एथिकल टीचिंग है कि इस्लाम में एथिकल टीचिंग है, इस बात से वो इन्फ्लुएंस हुए कि इस्लाम में मोनोथिज्म है, इससे कि उपनिषद के डॉक्ट्रिन से, ठीक, कि नेशनलिज्म के डॉक्ट्रिन से। तो इस्लाम में आप देखो, अगर आपको इसमें से ये करना है कि जो है कौन से ऑप्शन सही नहीं हो सकते, ठीक है, तो वहां पे आप देख दो कि इस्लाम में उपनिषद का कोई मतलब नहीं है, उसमें नेशनलिज्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक, हाँ एथिकल टीचिंग उसमें है, मोनोथिज्म है, तो उसमें से वो किससे हुए। तो देखो मोनोथिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। ठीक, वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। तो इस्लाम में आप देखोगे कि वो एक ही अल्लाह की वर्शिप करते हैं। उनमें जो है मोनोथिज्म का अपोजिट होता है पॉलीथिज्म, यानी मेनी गॉड्स। तो ये चीज उसमें नहीं है। तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, मोनोथिज्म से, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिन्होंने सी आंसर किया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो एमसीक्यूज हैं, यानी आप देख रहे हो किसी बुक का ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है, स्नैपशॉट है, तो ये इसी बुक का है, ICSE क्वेश्चन बैंक, जो कि ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन की है। ठीक, इसमें हमने आपका एमसीक्यू ही उठाया है, बाकी इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, जितने तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर इसमें दिए हुए हैं। यानी चैप्टर पढ़ने के बाद में जो आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बुक ये ओसवाल वेबसाइट पे, अमेजॉन पे, सब कहीं अवेलेबल है। लिंक से जाओगे आसानी से मिल जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज राम मोहन रॉयस बिलीव अबाउट रिलीजन। रिलीजन के बारे में इनका क्या बिलीव था, रिलीजन के बारे में ये क्या सोचते थे। जैसे रिलीजन के बारे में सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो इनकी क्या थिंकिंग थी, राइट। ऑप्शन नंबर ये है, इनकी थिंकिंग थी कि ईच रिलीजन हैड सेट अप अ मॉरल कोड नेसेसरी फॉर सोशल पीस एंड हैप्पीनेस। यानी सारे रिलीजन्स ने एक सोशल पीस और हैप्पीनेस का जो है वो मॉरल कोड नेसेसरीली सेट किया हुआ है। मतलब ये रिलीजन सारे रिलीजन्स में कॉमन है। दूसरा, बिलीव दैट वुमेन वर सुपीरियर टू मैन, अपोज द कास्ट सिस्टम, प्रीच द पावर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस। इसमें से कौन सा सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम आंसर आपको बता रहे हैं। हाँ, बहुत सही, कास्ट सिस्टम का तो इन्होंने अपोज किया था। चलो आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर देखो, चूंकि रिलीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए कास्ट सिस्टम की बात नहीं आएगी। यहाँ पे ये है कि सारे रिलीजन्स में जो कॉमन चीज इनको दिखी, जो जो इनका बिलीफ था, वो ये था कि सब में जो है सोशल पीस और हैप्पीनेस का एक कॉमन मॉरल सेटअप होना चाहिए। ठीक, तो आंसर कौन सा करेक्ट है, आपका ए करेक्ट है। ठीक, पेशेंस रखो, 30 प्लस क्वेश्चन है बस, और ये आपके पूरे चैप्टर को एट अ ग्लांस आपके सामने रख देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सोशल इविल वाज मेड इलीगल इन इंडिया इन 1829। टाइम पीरियड है 1829 का, और इस टाइम पे एक सोशल इविल जो है वो इलीगल कर दी गई थी, उसको पनिशेबल बना दिया गया था।
वो कौन सी सोशल इविल है। ठीक, ऑप्शन में जो चारों हैं, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रिमैरिज, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, ये सारे जो है सोशल इविल है। हालांकि बैन ऑन विडो रिमैरिज ये सोशल इविल नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ सोशल इविल है, क्योंकि विडो विडो रीमैरिज तो होना ही चाहिए। ठीक, उस पर अगर बैन लगेगा तो सोशल इविल है। तो है तो चारों सोशल इविल, लेकिन 1829 में बैन किस पे लगा? चलो आंसर करो। हम्म, तो सती सिस्टम। चलो देख लेते हैं, आंसर है डी। ठीक, और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी है कि राजा राम मोहन राय विद विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग उस टाइम का कौन था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला गया। ठीक, 1829 में राजा राम मोहन राय, जो कि एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट, बहुत सारे हैं, भी इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो इन्होंने विलियम बेंटिंग के साथ मिल करके जो सती प्रैक्टिस है उसको इलीगल किया। कब? 1829 में। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? विच बंगाली वीकली वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। बंगाली वीकली की बात हो रही है। आपने देखा था राजा राम मोहन राय ने एज ए जर्नलिस्ट दो चीजें पब्लिश करी। ठीक, तो उसमें से बंगाली, अभी हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी उस पर क्वेश्चन है, अभी बता देंगे तो फिर आपका वो जो एक होता है ना, वो खत्म हो जाएगा, ईगरनेस। तो बंगाली वीकली, ठीक, राजा राम मोहन राय ने कौन सी बंगाली वीकली? क्या संवाद कौमुदी, या रोज गुफ्तार, या सोम प्रकाश, या यंग इंडिया? ठीक, चलो बताओ। अगर एलिमिनेट करोगे तो रोस्ट गफ्तार को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इनकी है ही नहीं। ठीक है, अब अभी हम बताएंगे नहीं किसकी है, क्योंकि इस पे हमने एमसीक्यू बना के रखे हुए हैं। सोम प्रकाश इनकी है नहीं, यंग इंडिया इनकी है नहीं, तो संवाद कौमुदी बचती है। ठीक, तो यही आंसर है, आंसर ए। ठीक, तो ही आल्सो स्टार्टेड बंगाली वीकली, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। और दूसरा यहाँ पे देख लो, अभी याद रखना जो कि फिर पूछा जाएगा, पर्सियन में इनकी एक इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला था। ठीक, अभी अभी फिर आएगा क्वेश्चन, तो वहां पे आप फट से कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन आएगा आगे, पर्सियन में मिरातुल अखबार पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सियन पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। मैंने कहा था और आ ही गया। बताओ पर्सियन पेपर कौन सा है? चलो इसमें से एलिमिनेट करना है तो रोज गफ्तार को एलिमिनेट कर दोगे, इनकी नहीं है। पंजाब केसरी भी इनकी नहीं है, मराठा भी इनकी नहीं है। मराठा किसकी है बताओ? ठीक, हालांकि भी पढ़े नहीं हो, मतलब वैसे आप जीके के तौर पे पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अपनी बुक में भी नहीं पढ़ोगे कि आगे चैप्टर में आएगा। तो इनकी कौन सी? मिरातुल अखबार। अभी हम पीछे यहाँ पे देखे ही थे, पर्सियन में मिरातुल अखबार इनकी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। हु apprised the select committee of British Parliament about the poor economic conditions of people in India? ठीक, यानी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी इंडियन पीपल की जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कमेटी थी उसको किसने ये चीज अप्राइज करी? क्या वो ज्योतिबा फूले थे? तो नहीं भाई, ये इंडिया में ही रह करके इनका मामला था। ठीक, सावित्रीबाई फूले? नहीं, ये इन्हीं की वाइफ थी, इनका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब एओ ह्यूम और राजा राम मोहन राय में से दो हो सकते हैं। ठीक, तो एओ ह्यूम नहीं है। ठीक है, एओ ह्यूम नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रिटेन के ही थे। ठीक है, वहां पर वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिश की थी, फाउंडर ऑफ और फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। ठीक, एज अ पॉलिटिकल रिफॉर्मर इन्होंने ये काम करा था। तो आंसर इसमें क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डिड फूले से दैट वुमेन वर सुपीरियर टू मेन? ठीक, स्टेटमेंट है जहां पे फूले ने ये चीज कहा है, ज्योतिबा फूले ने, कि वुमेन जो है वो मेन से सुपीरियर है। ठीक, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? ठीक, ऑप्शंस आपके पास हैं। दे बोर चिल्ड्रन एंड नर्स देम। भाई ये बहुत बड़ी बात है, अगर बच्चे पैदा करना और उनको नर्स करना। ठीक, क्योंकि आप एक अगली पीढ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो पीढ़ी कैसी होगी ये उनकी नर्सिंग पे डिपेंड करता है, और ये काम करने वाला बहुत बड़ा होता है। वुमेन वर रिवर्ड एज भारत माता, हाँ किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने सुपीरियर नहीं कहा था। ही रिगार्डेड वुमेन एज प्राइसलेस पोजीशन। इफ अ वुमेन एजुकेटेड द होल नेशन विल बी एजुकेटेड। तो अपने आप में सही सब है, लेकिन फूले ऐसा क्यों कहते थे? तो फूले इसलिए कहते थे क्योंकि दे बोर चिल्ड्रन एंड नर्स्ड देम। ठीक, ये करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड फूले एस्टैब्लिश वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया? ठीक, क्योंकि वुमेन को प्राइज करते थे, उनको सुपीरियर मानते थे, तो उनके एजुकेशन के लिए इन्होंने एक गर्ल स्कूल स्टैब्लिश किया। और किस ईयर में किया? 1829 में किया, 48 में, 73 में, या 96 में? किस में किया? ठीक, बताओ जल्दी से। तो जिन्होंने आंसर नंबर बी किया है वो करेक्ट है, 1848 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस एज स्टेटेड बाय डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक, डब्ल्यूसी बनर्जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आपको पता है। इन्होंने जो कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा था, होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया, ये बात उसमें ऑब्जेक्टिव्स में रखी थी। अपॉइंटमेंट ऑफ अ रॉयल कमीशन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये रखा था। टू ट्रेन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री, या एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बताइए कौन सा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का था जो कि उसके प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे रखा था। इन चारों में से इमीडिएट ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ठीक, तो जिन्होंने आंसर नंबर सी किया है वो करेक्ट है। ठीक है, कि पब्लिक को मोबिलाइज करना, पब्लिक ओपिनियन को, उनको ट्रेन करना, ये सारी चीजें थी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अभी से डाल दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। उस दिन मैं भूल गया था, आज मैंने पहले से ही डाल रखा है, मैं फिर बता रहा हूँ मैंने डाल रखा है। अगर टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो आपको मिल चुकी है, अगर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक के थ्रू वहां पे चले जाओ। अगर लिंक मान लो नहीं ओपन हो रही है तो टेलीग्राम पे जाके करियर एग्जाम्स सर्च करना। टू प्रोमोट फ्रेंडली, हाँ ये उसके बारे में है जो आप पढ़ चुके हो पीपीटी में कि उसके एम्स क्या थे। तो टू प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, to develop and consolidate the feeling of national unity irrespective of caste, religion or province, to formulate popular demand and present them before the government, or to train and organize public opinion in the country। और यही चीज जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। यानी अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो ना तो आपके क्लासरूम में कोई दिक्कत होने वाली है, ना आपके टेस्ट में कोई दिक्कत होने वाली है, ना प्री बोर्ड में होने वाली है, और ना बोर्ड में होने वाली है। चलो, राजा राम मोहन रॉय स्ट्रेस्ड ऑन दी डैश ऑफ ऑल रिलीजन, यानी सभी रिलीजन की किस बात पे उन्होंने स्ट्रेस दिया, अवेकनिंग पे, वैलिडिटी पे, यूनिटी पे, डिवीजन पे। तो भाई कहोगे डिवीजन से कोई मतलब नहीं, यानी एक तो हटा दिए। ठीक, वैलिडिटी का भी कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, अवेकनिंग ऑफ ऑल रिलीजन का क्या मतलब है, अवेकनिंग नहीं, यूनिटी। ठीक, यूनिटी मतलब आप एक अगर लॉजिक लगाना शुरू करोगे तो भी आंसर कहीं ना कहीं कर ले जाओगे। ठीक, तो आंसर नंबर क्या है, सी है इसमें, यूनिटी। 11 वाई वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इंट्रोड्यूस, ब्रैकेट में हर बार ये लिखा है क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया। तो 1878 में आया, इंट्रोड्यूस किया गया, और क्यों किया गया, टू इनकरेज द ग्रोइंग जर्नलिज्म इन इंडिया, to introduce reforms in the publishing industry, to forbid vernacular paper from publishing any objectionable content against the British, to forbid both English and Hindi newspapers from publishing critical opinions against the British rule। चलो हम एक्सप्लेन करते हैं, तब तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप आंसर करो। इनकरेज द ग्रोइंग जर्नलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में जो जर्नलिज्म ग्रो हो रहा था उसको इनकरेज करने के लिए एक्ट आया था। तो आप पढ़े ही हो, बहुत ज्यादा नहीं जान रहे हो तो इतना तो जान ही रहे हो कि इंडियन प्रेस के बारे में बहुत अच्छी चीज नहीं थी। तो अगर अच्छी चीज नहीं थी तो इनकरेज तो होगा नहीं। ठीक, टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जब ये अच्छी चीज नहीं थी तो रिफॉर्म की बात ये करेगा नहीं, यानी ये भी गलत है। हाँ, सी और डी में दोनों हो सकता है, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो डी जो कि गलत है तो पहले यही बता देते क्यों गलत है। टू फॉरवर्ड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, नहीं, वर्नाकुलर का मतलब होता है जो देसी, मतलब इसका होता है ना देसी देसी ना बोलिया कर वाला, देसी। तो इंग्लिश देसी चीज तो थी नहीं, तो यानी इसको हटा दो। ठीक, हिंदी न्यूज़पेपर और इसके अलावा भी और जो लोकल लोकल जो है लैंग्वेजेस में पेपर्स थे, यानी वही देसी लैंग्वेजेस में, उनको बैन किया गया था। यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, टू फॉरवर्ड वर्नाकुलर पेपर्स फ्रॉम पब्लिशिंग एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था, किसकी रिप्रेसिव पॉलिसी में ये है। ठीक, आंसर क्या है इसमें, सी। और आ ही गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, 1878 में था ये। इस एक्ट ने फॉरबिड कर दिया वर्नाकुलर पेपर्स टू पब्लिश एनी मटेरियल दैट माइट एक्साइट फीलिंग्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, इसको रिपील कर दिया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The dash was attended by 72 delegates from all parts of India। इसी इजी क्वेश्चन को क्या होगा, कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें 72 डेलीगेट्स थे। आप घुमा के भी पूछ लेते हैं कि फला सेशन में कितने डेलीगेट्स थे। तो फर्स्ट कांग्रेस का जो सेशन था इसमें 72 डेलीगेट्स थे। एओ ह्यूम ने एस्टैब्लिश किया था, भूमेश चंद्र बैनर्जी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 72 डेलीगेट्स थे। मुंबई में जो है
ये सेशन हुआ था, ठीक है। वहीं पे कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी 28 से 31 दिसंबर के बीच में ये हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय करके उसका नेम था जहां पे ये हुआ था। चलो, तो आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग डेट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। ठीक, खैर ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, आप ये डेट्स नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछेगा नहीं, ठीक है। अब डाल दिया गया तो ठीक है, अच्छी बात है जानकारी के लिए। इतना थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं पूछते, सिर्फ डेट्स नहीं पूछते कि पायोनियर कब हुआ, हिंदू कब हुआ, स्टेट्समैन कब हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया कब हुआ। हाँ, इतना जरूर याद रखना है कि ये इस टाइम से रिलेटेड थे, मतलब जहां पे आप उसमें पढ़े हो ना, रोल ऑफ प्रेस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस, तो प्रेस के इंपॉर्टेंस में पेपर्स इस समय ये आए थे, इस समय स्टेब्लिश हुए थे, इस ड्यूरिंग द टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कब का हुआ ये याद नहीं रखना। खैर आप यहाँ पे आंसर देख लो। तो पायनियर 1865 में है, हिंदू 1878 में, स्टेट्समैन 1875 में है और टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में है। आंसर ए करेक्ट है। यानी इस हिसाब से देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पहले यहाँ पे आया, ठीक है। यानी ये वाला सबसे पहले, फोर्थ वाला यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद में 1838 के बाद में फिर ये वाला हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला। इसके बाद में फिर आता है 75 पहले आता है, तो थर्ड वाला हो जाएगा। और इसके बाद में द हिंदू सेकंड वाला हो जाएगा। यानी देखो यही वाला सही है, ठीक। इसको आप छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ब्रह्म समाज कब स्टैब्लिश हुआ, ग्रैंड दिल्ली दरबार कब हुआ, फाउंडेशन ऑफ एशियन सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एल्बर्ट बिल, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा ये अधूरा रह गया है, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या अधूरा रह गया है इसमें। ऐसे ये जो है ऐसे वाले ऑप्शन होने चाहिए, ये ऐसे वाले ऑप्शन इसमें होने चाहिए, और ये चीज यहाँ पे स्किप हो गई है, छूट गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो आपके लिए फायदे का सौदा है, आपको सीधे आंसर जान लेना है इस तरीके से कि ब्रह्मो समाज जो 1828 में स्टैब्लिश हुआ, किसने किया बताओ जल्दी से? राजा राम मोहन राय। ग्रैंड दिल्ली दरबार 1878 में, ठीक है, जब क्वीन विक्टोरिया जो है इम्प्रेस डिक्लेयर करी गई थी यहाँ की, उस समय लॉर्ड लेटन ने ये काम किया था। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक, ये आपके नेशनलिज्म के ग्रोथ से रिलेटेड है, 1784 में, ठीक है, हेनियल डेरोजियो। एल्बर्ट बिल 1883 में आया था, इसके बारे में आप पढ़े ही हो, किस तरीके से एक जजेस में इक्वालिटी स्टैब्लिश करी गई थी, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वहां पे रिवोल्ट किया था, अपोज किया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इनको भाई पहचानो, ये कौन है, ठीक है। व्हाई इज ही कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आप तो पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है, ठीक। और ये क्यों कहे जाते हैं? तो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहोगे सर वो तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, और ये डब्ल्यू सी बनर्जी है नहीं। ही वाज ए पॉलिटिकल रिफॉर्मर। हाँ रहे होंगे, लेकिन इसके लिए इनको फादर थोड़ी ना कह देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक। He played a major role in the formation of the Congress। सही बात है भाई, अगर कोई किसी के फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करेगा तो उसका फादर कहा ही जाएगा, तो ये सही है। He was a retired civil servant। हाँ ऐसा थे, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, लेकिन तो क्या इसलिए वो किसी फादर हो गए? नहीं। तो आंसर आपका क्या सही है? सी सही है, ठीक, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय वेस्ड अ लीगल बैटल अगेंस्ट प्रेस रेगुलेशंस, और रीजन है राजा राममोहन राय एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। अगर आप ए आंसर करोगे इसका मतलब होगा कि दोनों सही भी है, और पहले वाले को बी वाला जो है एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। अगर बी आंसर करोगे इसका मतलब दोनों अपने आप में सही है, लेकिन इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप सी बताओगे तो इसका मतलब पहला सही है बट दूसरा गलत है। डी बताओगे इसका मतलब पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, ठीक है। तो बताओ इसमें सही क्या है, ठीक। तो सही इसमें है बी, क्योंकि इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। एक लीगल बैटल था इनका प्रेस रेगुलेशंस के अगेंस्ट में, यानी जो प्रेस पे बैन्स लग रहे थे उसके अगेंस्ट में लीगल तरीके से ये एक बैटल कर रहे थे कि भाई ये गलत है, इसको हटाओ, प्रेस पे बैन ना लगाओ, इस तरीके से लीगल तरीके से। और दूसरा ये है कि ब्रिटिश रूल के जो फायदे थे इंडिया में, राजा राम मोहन राय उसको एक्नॉलेज करते थे, ठीक है। मतलब कुछ फायदे और कुछ नुकसान पे बात करेंगे ना, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो कुछ फायदे हुए, ऐसा नहीं है नहीं हुए, ठीक है। जैसे ये अलग की बात है कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो इंडिजिनस लैंग्वेजेज हैं उनको नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको कनेक्ट करने की एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो मिली,
ठीक है, हालांकि इस पे हमें क्रिटिसाइज ना करने लग रहा, जो जो बात है वो मैं केवल बता रहा हूँ, पता चले हिंदी वाले हमको एक्नॉलेज जो है हमको तुम क्रिटिसाइज करे, ऐसा कुछ करे, ये बात है। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो साउथ में जाओगे, अब आपको वो कन्नड़ तमिल ये सब नहीं आती है, ठीक है, और उनको भी आपकी हिंदी नहीं आती है, तो आप तुरंत इंग्लिश यूज करते हो और वो दोनों लोग जान रहे होते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। ऐसे ही रेलवे का भी आपने देखा कि कहीं पे उसका नुकसान लेकिन कहीं पे फायदा भी हुआ। ठीक है, उनका जो एक जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, तो कहीं ना कहीं उसने पूरी इंडिया को एक कर दिया, जो कि उसके पहले जब था तो अलग अलग एम्पायर्स में वो बटा हुआ था। ठीक है, या प्रिंसली स्टेट्स में। चलो, तो इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सत्य शोधक समाज? भाई पहले तो बताओ, सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन किसने रखी? खैर चलो, टू एजुकेट गर्ल्स ये पर्पस था, टू गिव हेल्थ केयर टू पुअर वुमेन ये था, टू शेल्टर एबंडन गर्ल्स ये था, या टू मिटिगेट द सफरिंग्स एंड पेन्स ऑफ दलित एंड वुमेन ये था? बताइए जल्दी से। तो जिसने डी आंसर किया है वो सारे लोग करेक्ट हैं, क्योंकि दलित और वुमेन इन दोनों के लिए जो है सत्य शोधक समाज स्टेब्लिश किया था, किसने? ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। ठीक है, ये ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, अगर रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ी हो तो बताओ जल्दी से, हाँ यस यस करो कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम रीजनिंग जान रहे हैं। एनालॉजी ऐसे होती है कि अगर इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आया तो इल्बर्ट बिल कब आया? अभी इसके पहली चीज आप पढ़ चुके हो। आंसर क्या है? सी। ठीक, कब आया? 1883 में। चलो बताओ भाई 1885 में क्या हुआ था? जल्दी बताओ, कमेंट करो। अब भाई शेयर वेयर कर लो, कई सारे लोग आओ यहाँ पे, आंसर करो कमेंट बॉक्स में, उसको लाइव चैट्स को ज्यादा करो तो कुछ मजा आए। रीच नहीं जाती है तो फिर थोड़ा डिस्करेज तो होते ही हैं, कोई भी होगा। चलो नेक्स्ट, Which of these was not an aim of Indian National Congress? चलो ये इसमें जितने लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बताया सारे लोग सही हो। Which of these was not an aim of the Indian National Congress? अभी पीछे भी हम लोग एम देख चुके हैं, आपको याद होगा, तो इसमें से बताओ क्या है, कौन सा नहीं है? टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन कंट्री, आप कहोगे सर ये तो है, अभी हमने पढ़ा था। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर, हाँ है, पढ़ा था हमने। टू मेक द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम नहीं था। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट, ये काम था। यानी इसमें जो है जो नहीं था वो है सी। ठीक, और देख लो ये चीज अभी आप पिछले पिछले किसी क्वेश्चन में आप ये पूरा डिटेल पढ़ चुके हो। ठीक, तो हम यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना तो वीडियो पॉज कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 20, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन? लॉर्ड लिटन की रिप्रेसिव पॉलिसी बहुत सारी थी, इसमें से कौन सा नहीं था? आर्म एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ग्रैंड दिल्ली दरबार, या इल्बर्ट बिल? जल्दी से कमेंट करो। हाँ भाई, आर्म्स एक्ट था, वर्नाकुलर था, ग्रैंड दिल्ली था। इल्बर्ट बिल रिप्रेसिव पॉलिसी नहीं थी, इल्बर्ट बिल तो एक अच्छा बिल आया था। ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स ने, सारे ब्रिटिशर्स ने उसको अपोज किया था, तो इसका लॉर्ड लिटन से कोई लेना देना नहीं है, बस इसके टाइम पे आया था, इतनी बात है, लेकिन ये इसकी रिप्रेसिव पॉलिसी नहीं थी। ठीक, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, यानी इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी एनालॉजी दी हुई है, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, तो राजा राम मोहन राय क्या आर्य समाज, क्या ब्रह्म समाज, क्या थियोसोफिकल सोसाइटी, क्या प्रार्थना समाज, कौन सा है? बताओ जल्दी से। तो राजा राम मोहन राय का कौन सा है? ब्रह्म समाज। ठीक, यानी करेक्ट क्या है? बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स? किसने लिखा है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स? बताओ। डेविड हार्वे। इसमें ऑप्शन तो मैंने बहुत इजी दे दिए, ऑप्शन तो बहुत इजी दे दिए। चलो ठीक है, आपके फायदे की बात। अब ये तो आप सभी लोग आंसर कर दो। ठीक, चलो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बताओ जल्दी से, बताना तो पड़ेगा क्योंकि स्लाइड बनी है, अभी क्लिक करेंगे आ ही जाएगा। ठीक है, चलो भी सही है। नेक्स्ट, Which of the following statement is not correct? इसमें से क्या सही नहीं है? राजा राममोहन राय set up ब्रह्म समाज in 1828. ब्रह्म सभा forbade idol worship and discarded meaningless rites and rituals. राजा राममोहन राय worked to abolish child marriage. सती प्रथा was abolished in 1829. ब्रह्म समाज 1828 में सही है। इन्होंने आइडल वर्शिप और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं उसको फॉरवर्ड किया था ब्रह्म सभा ने, ये भी सही है। चाइल्ड मैरिज पे इन्होंने बात नहीं करी थी राजा राममोहन राय ने, मतलब इसको इन्होंने एबोलिश नहीं किया था, इन्होंने सती सिस्टम एबोलिश किया था, जो कि ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी। हाँ, इज नॉट करेक्ट, गलत हो गया, यहाँ पे सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर ज्योतिबा फुले इस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने इस्टेब्लिश किया था, कब किया था? क्या 1889 में, 1873, 1853 या 1773? ये चीज जो 333 वाला यही कंफ्यूज करेगा आपको, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेना। करेक्ट आंसर क्या है? 1873 यानी बी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक रिटन बाय फुले, ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी? सार्वजनिक, सत्यधर्म, पुस्तक एंड गुलामगिरी। ठीक, तो गुलामगिरी यहाँ पे आ गई तो आप ये जान जाओगे, मतलब एक बुक आपको बोनस में यहाँ पे याद हो जाएगी, यही सही है। बाकी भी देख रहे थे, अनटचेबल्स, डॉट डॉट एंड सोसाइटी, मुक्त समाज एंड नारी शिक्षा, ये मुल्कराज आनंद की है, जान लो, ये हम लोगों ने पढ़ी है ग्रेजुएशन में, नॉवेल है अनटचेबल्स। ठीक, तो इनकी क्या है, एक करेक्ट है इसमें, यानी सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक, यानी एक किताब ये हो गई और दूसरी गुलामगिरी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the greatest contribution of ईश्वर चंद्र विद्यासागर in the social reforms in India? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या कंट्रीब्यूशन था? He ensured the widows marriage and girls education, help in the abolition of sati pratha, established the Brahma Samaj. He adopted 100 villages to relocate them from Andhra Pradesh to Bengal for better life. तो आप कहोगे सती प्रथा तो राजा राम मोहन राय का था, ब्रह्म समाज भी उनका था, यानी दो ऑप्शन तो गलत हो गए। इसमें से कौन सा सही है? तो हम बता देते हैं, इसमें से ए सही है। इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काम किया था, 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट शुरुआत कराई, और ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस इन 1893 एट शिकागो यूएसए। सत्य शोधक समाज वाज established by the ज्योतिबा फूले। दयानंद सरस्वती established the प्रार्थना समाज। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875 इन बॉम्बे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, लेकिन अगर इसको 2-3 बार ध्यान से खुद ही पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि सही वाला भले पता ना चले, लेकिन इसमें जो गलत है वो पता चल जाएगा। जैसे इसमें एलिमिनेट वाला तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सही वाला पकड़ लोगे। और पकड़ोगे क्या कि दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज, क्या आर्य समाज स्टैब्लिश किया था, ना कि प्रार्थना समाज किया था। प्रार्थना समाज किसने किया था? चाहो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, या आगे इस पे क्वेश्चन है तो आगे आप जान जाओगे। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इस्टेब्लिश प्रार्थना समाज? लो आ गया क्वेश्चन। किसने प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डेरोजियो ने, डेविड हरे ने, या आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन? तो करेक्ट आंसर है आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक, तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बिल्कुल अब लास्ट पे आ गए हो, थोड़ा और एनर्जी से कमेंट कर दो। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। अभी इसको तो कई बार हम लोग देख चुके हैं भाई। ए वो ह्यूम ने स्टैब्लिश किया था। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे थर्ड वाले के थे। जेबी कृपलानी बहुत बाद में बने थे। तो डब्ल्यूसी बनर्जी सही क्या है? डब्ल्यूसी बनर्जी जो है ये सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलो, हु वाज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? ये मैंने बताया था, मैंने अलग से बताया था पेन से लिख करके वीडियो में। बताओ, क्या लॉर्ड कर्जन? नहीं है, तो 1905 में थे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे। क्या लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिन? तो सही आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन। ठीक, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, चलो आप लोग आंसर करो जल्दी से। भूमेश्वर बनर्जी, महात्मा गांधी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या दादा भाई नौरोजी? किसने किया था? बताओ जल्दी। चलो, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उनका सही है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है एवो ह्यूम। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ठीक, भूमेश्वर बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके। दादा भाई नौरोजी सेकंड थे। ठीक, महात्मा गांधी जी उस टाइम तक इनका कहीं कोई रोल नहीं था यहाँ। चलो नेक्स्ट, तो सी सही है। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। तो थ्री सेशन तो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चौथा इसमें अगर आप नहीं भी जान रहे तो वैसे भी जान जाओगे, जैसे आप मैच करना शुरू करो। फर्स्ट सेशन आपको पता है किसका है? डब्ल्यूसी बनर्जी का, यानी ए का 4 से। चलो इसमें बहुत आपको एक टेक्निक बताते, ए का 4 से, तो आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया और ये तो गलत हो गया, इस दो में से कोई हो सकते हैं। तो बी का 3 से देखो, यही आपका ऑप्शन ही मैच करा दे रहा है, क्योंकि बी में 3 दोनों बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं, तो आप अपने आप मैच कर दो, क्योंकि इसमें गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें अब सी वाले में सी का 2 है या 1 है? वैसे भी आप जानो थर्ड सेशन क्या जारजीउल थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, आपने पढ़ा था, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम पढ़ा था। थर्ड वाला यहाँ हो गया। ठीक, यानी सी का सेकंड से, तो सी का सेकंड यहाँ हो गया। ठीक, बस आगे आपको जाना ही नहीं है, आगे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी सेकंड तो लिखा नहीं है, ये यहीं पे गलत हो गया।
ठीक, आगे आपको जाना नहीं है। इस तरीके से आप मैच करते हो। जब आपके पास टाइम लिमिट हो या आपको टेक्निक से करना हो, तो डी का 1 ये अपने आप में बता रहा है, तो डी का 1 से कर दोगे। एक क्वेश्चन बोनस में आपको याद हो गया, कोई पूछ ले सिलेबस में नहीं भी हो, आपसे पूछ ले कि 4th सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप बता दोगे जॉर्ज यूल, और ये थे फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। फर्स्ट ब्रिटिश, जैसे कि ये फर्स्ट मुस्लिम थे, ये फर्स्ट मुस्लिम थे। अगर आपकी जीके ठीक है तो आप जरा हमें ये बताओ कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन कौन थी, ठीक। और अगर जिसको आगे बताना है वो ये बता दो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, यानी जो फर्स्ट वुमेन थी वो इंडियन नहीं थी, ठीक। तो फर्स्ट इंडियन कौन थी, ये दो क्वेश्चन बताओ। अगर आपका जीके ठीक है, हम भी जरा चेक करें कि हमारे स्टूडेंट्स कितना एडवांस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद लास्ट क्वेश्चन, सी इसमें करेक्ट है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नहीं, बस यही इतना था। चलो बहुत बढ़िया। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। और करियर एग्जाम्स आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करिए, ठीक। पीडीएफ आपको हम दे ही चुके हैं, अगली वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं एक बेहतरीन चैप्टर के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। आपके जो सजेशंस हैं, जो क्वेरीज हैं, ये सब आप यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा आप अच्छी क्वेरीज के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।